हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूपीएससी जीएस 1 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है आर्ट एंड कल्चर। यूपीएससी के सिलेबस में एक लाइन लिखी है जिसमें लिखा है इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब इन लाइंस को तोड़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आर्ट फॉर्म्स, क्या क्या आता है आर्ट फॉर्म्स में? तो आर्ट फॉर्म्स में आता है इंडियन डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, थिएटर, स्कल्पचर और ट्रेडिशन। ओके, उसके बाद आता है लिटरेचर। ये कवर करता है हमारे एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक के साहित्य को। मतलब एंशियंट में जैसे वेदास होते हैं, उपनिषद होते हैं, संगम लिटरेचर है, मिडीवल में भक्ति और सूफी की कविताएं हैं, मॉडर्न में हमारे राइटर्स हैं जैसे प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो उन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे रिच है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमसे पूछा जाता है कि एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बताओ, मॉडर्न पिलर्स के बारे में बताओ, ओके, मिडीवल टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग के बारे में बताओ। तो ये सब हम इसमें कवर करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस में एक और कीवर्ड है जिसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी को समझना है कि किस तरह हमारी जो कला है, साहित्य है, आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये कैसे शेप हुए, कैसे डेवलप्ड हुए, कैसे इवॉल्व हुए। ठीक है, ओवरऑल जीएस पेपर 1 का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ एक एनालिटिकल अप्रोच भी मांगता है, जिसमें आप कनेक्शंस ड्रॉ करेंगे तो एक कल्चर डेवलपमेंट करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ को शुरू किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ में हम क्या और कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें पहले कुछ PYQs को देखना होगा। स्क्रीन पे इतने सारे क्वेश्चंस देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये अब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आर्ट एंड कल्चर से यूपीएससी एक्चुअल में कितने फैक्चुअल सवालों को पूछता है। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में लिखा हुआ है आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, एक्चुअल में वो इस एक लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाता है और पूछता है। ठीक है, यहाँ पे बस हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे बस कि क्या कहाँ से पूछा जा रहा है। तो चोला एम्पायर है, उसके हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। पल्लवास ऑफ कांची के डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के बारे में पूछा है, और हड़प्पा आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। वैदिक और ऋग्वैदिक एज की सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में पूछा है। सोशल लाइफ मिडीवल टेम्पल आके स्कल्पचर को देख के हमें क्या समझ में आती है, ये पूछा है। गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के इंडियन हेरिटेज और कल्चर में कंट्रीब्यूशन को पूछा है। तो मतलब कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर किसका, चोला का। ओके, पल्लवास के आर्ट और लिटरेचर के बारे में। ठीक है, तो ये बिल्कुल है कि पल्लवास के हम इसमें ये आर्किटेक्चर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये चोला के लिटरेचर के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा के अगर आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है तो हो सकता है कि वहाँ के स्कल्पचर के बारे में पूछे, वहाँ के लिटरेचर कैसा था या नहीं ये पूछें। तो जब भी हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर किंगडम की हर डायमेंशन को पढ़ लें। हर डायमेंशन को पढ़ने से मेरा मतलब है कि हमें उसके आर्किटेक्चर के बारे में पता हो, हमें उसके आर्ट, लिटरेचर, सोशल लाइफ, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक था या नहीं था, तो फिर कैसा था, और लैंड ग्रांट कैसा था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ लें। तो अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम मतलब कितनी सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा, कितना ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, और आता तो सिर्फ 30 से 40 नंबर का है। तो नहीं, हम इसे मुश्किल से मुश्किल हम सारे टॉपिक्स को 10 से 12 मिनट में ख़त्म करेंगे। और हर एक जैसे हड़प्पा के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे, पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे वहाँ की। तो ये सब पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट की वीडियो में हम एक पूरे जैसे हड़प्पा को हम कंप्लीट कर लेंगे, इस वीडियो में हम चोला को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर एक में पल्लवास को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा करके मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 वीडियोस बनेंगी इस पूरी सीरीज़ में, और हमारा आर्ट एंड कल्चर हर डायमेंशन से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम चोला पीरियड के बारे में पढ़ेंगे।
एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैंने इस सीरीज़ को यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया है। मतलब जैसे मेंस के आंसर में हम टू द पॉइंट लिखते हैं, घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, मतलब जो पूछा है सिर्फ उसी का जवाब देना है। तो उसी तरीके से मैंने इस पूरी सीरीज़ को एकदम क्रिप्स और शॉर्ट मैनर में डिज़ाइन किया है। मतलब कुछ फालतू की बातें नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद अगर पूरा आंसर 2 पेज में लिखना है, उसके बाद सिर्फ ग्रामर का खेल है। ठीक है, इतना शॉर्ट मैंने इस सीरीज़ को और इस पूरे आर्ट एंड कल्चर को बनाने की कोशिश करी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चोला एम्पायर फाउंडेड बाय द विजयलाया चोला। ठीक है, कैपिटल पहले तंजावुर था और उसके बाद गंगईकोंडा चोलापुरम बना दिया गया। राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर पीक था इस एम्पायर का, और इन्होंने अपना कंट्रोल तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका तक फैलाया हुआ था। और ये इम्पीरियल चोलास के नाम से भी जाने जाते थे, मतलब एक ग्लोबल फोर्स के नाम से भी जाने जाते थे। और इनका सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि इन्होंने साउथ इंडिया को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कल्चरल आइडेंटिटी दी, जो आज भी तमिल प्राइड का एक हिस्सा है। अब चोला के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग मोनार्ची। चोला की मिलिट्री और नेवल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मतलब एकदम लेजेंडरी थी। राजा फर्स्ट एक्सपेंडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स। राजा फर्स्ट ने श्रीलंका और मालदीव्स तक अपना एम्पायर एक्सपेंड कर दिया था, और इन्होंने ही बृहदेश्वर टेम्पल भी बनवाया था। राजेंद्र फर्स्ट गंगा तक अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था, और इनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और इन्होंने गंगा तक एक्सपेंड करने के बाद अपना नया कैपिटल रखा गंगईकोंडा चोलापुरम, मतलब वन हु कॉन्क्योर्ड द गंगा, जिसने गंगा को जीत लिया हो। फर्स्ट इंडियन डायनेस्टी विद द पावरफुल नेवी। इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जिसके थ्रू इन्होंने श्रीलंका, मालदीव्स पर अपना रूल अपना इस्टेब्लिश किया। इन्होंने मेंटेन डिप्लोमेसी विद सोंग डायनेस्टी। इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को सोंग डायनेस्टी के साथ बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। अब चोला के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। परफेक्टेड द्रविडियन स्टाइल, मतलब कि अगर आपको कोई द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में पूछे या चोला आर्किटेक्चर के बारे में पूछे, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही टेम्पल आर्किटेक्चर को फीचर करते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, वो एक यूनेस्को साइट भी है। गंगईकोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वर टेम्पल, और इसके फीचर है मैसिव विमानास, गोपुरम, मंडप्स। इनोवेशंस इसमें हुए हैं, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। सिनेमेट्री इनकी बहुत अच्छी है और इलेबोरेटेड स्कल्पचर हैं। ओके, अब चोला एम्पायर के आर्ट के बारे में देखते हैं। चोला का आर्ट लिटरली एक वंडर है। सबसे फेमस है चोला ब्रोंज, जो इंडियन मेटल आर्ट का एक पीक माना जाता है। ये बनाए जाते हैं एक एडवांस टेक्निक से, जो है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। और सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है नटराज आइडल, शिवा का कॉस्मिक डांस। ये सिर्फ आइडल नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन को दिखाती है। एनसीईआरटी में इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। टेम्पल के अंदर हमें म्यूरल्स एंड फ्रेस्कोस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि तंजावुर में भी हैं ऐसे, क्योंकि उनकी आर्ट भक्ति से कनेक्टेड थी, इसीलिए शिवा और वैष्णवा डिवोशन थीम्स डोमिनेट करती हैं। आर्ट रिफ्लेक्ट भक्ति मूवमेंट, शिवा एंड वैष्णवा डिवोशन। अब लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। तमिल लिटरेचर फ्लॉरिश्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज। लिटरेचर के बिना कल्चर अधूरा होता है, और चोलाज ने इसमें भी एक गोल्डन एज को क्रिएट किया है। कंबन का रामावतारम, जो एक तमिल रामायण है, जो आज भी तमिल लिटरेचर का एक प्राइड है। पेरिया पुराणम बाय सेखीराज, मतलब शिवा के संतों की कहानी है इसमें। भक्ति पोइट्री नयान मार्स, मतलब शिवा, और अलवर्स मतलब वैष्णवाज। ठीक है, जो डिवोशनल पोइट्री लिखी थी इन लोगों ने, वो लोगों के दिलों को टच कर जाती थी। थाउजेंड्स ऑफ द एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स जो तमिल और उनके ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं, जो वहाँ की पॉलिटी, वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी के लाइव रिकॉर्ड्स हमें देते हैं। ओके, तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही नाम याद रखने हैं हमें। कंबन रामावतारम तमिल का रामायण है और तमिल का प्राइड है। पेरियापुरम बाय शेखीराज, एक ये हमें पॉइंट याद रखना है। भक्ति पोइट्री के बारे में अगर कोई पूछे तो हमें ये 2 नाम देने हैं, नयानमर्स एंड अलवर्स। नयानमर्स शिवा को दर्शाते थे और अलवर्स वैष्णवा को दर्शाते थे।
अब चोला की सोसाइटी को देखते हैं। सोसाइटी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट्स बट फ्लेक्सिबल इन प्रैक्टिस। कास्ट सिस्टम प्रेजेंट था बट फ्लेक्सिबल था, ठीक है। ब्रह्मद्या विलेज, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स। लैंड ग्रांट जो ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, जो बाद में जाके एजुकेशन और कल्चर का हब बनता था। टेम्पल, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशन हब्स। जो टेम्पल सोसाइटी का सेंटर होता था और वहाँ पे फेस्टिवल्स, स्कूल्स और वहाँ एक इकोनॉमी चलती थी वहाँ उनकी प्रॉपर। वुमेन्स, स्त्री धना मतलब प्रॉपर्टी राइट्स, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और देवदासी सिस्टम भी था। मतलब कि वुमेन के पास स्त्री धन का राइट था और वो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोल प्ले करती थी। और हाँ, देवदासी सिस्टम भी था जिसमें वुमेन डांस और रिचुअल में पार्ट लेती थी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट था भक्ति मूवमेंट का, जिसने बोला कि डिवोशन इज़ अ ग्रेटर देन रिचुअल। इस वजह से कास्ट की जो कठोरता थी वो सॉफ्ट होती चली गई। अब चोलास की इकोनॉमी के बारे में देख लेते हैं कि चोला की इकोनॉमी की जान थी एग्रीकल्चर। राइस कल्टीवेशन इज़ अ बेस ऑफ द इकोनॉमी। एक वास्ट इरिगेशन सिस्टम बनाया गया जिसे टैंक्स मतलब इरी कहा जाता था, ठीक है। कल्ला नई ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डैम है जो चोलास ने एक्सपेंड किया था। लैंड सर्वे होते थे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, और जो टैक्सेस होते थे वो काइंड और कैश दोनों में कलेक्ट किए जाते थे। तो सोचो, एग्रीकल्चर ही था जिसने चोला साम्राज्य के मिलिट्री और टेम्पल को सस्टेन करके रखा हुआ था। तो इसमें भी हमें दो तीन बस वर्ड्स याद रखने हैं कि राइस कल्टीवेशन बेस था इकोनॉमी का, इरिगेशन के लिए टैंक्स बनाए जाते थे, कल्ला नहीं ये एक वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डैम है जिसे चोला ने एक्सपेंड किया था। बस इतना ही। चोलास की दूसरी सबसे बड़ी बैकबोन थी उनका ट्रेड जो समुद्र के रास्ते से होता था। चोलास की जो समुद्र पे जो उनका राज था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उनके ट्रेड गिल्ड्स थे मनी ग्रामम, एलिया वोर एंड नाना देसेस, ठीक है। उन्होंने ओवरसीज ट्रेड नेटवर्क को बढ़ाया, मतलब उन्होंने चाइना, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया तक अपनी ट्रेड को फैला दिया था। वो एक्सपोर्ट क्या करते थे? वो एक्सपोर्ट करते थे टेक्सटाइल को, स्पीसीज को और मोतियों को और हाथियों को, और इम्पोर्ट करते थे वो हॉर्स, सिल्क, लग्जरी गोल्ड को, ठीक है। राजेंद्र द फर्स्ट ने अटैक किया था श्री विजया पर ताकि वो अपने ट्रेड रूट को सिक्योर बना सके। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, और ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चोला के पास एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची थी, लेकिन सबसे अमेजिंग पार्ट है उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब विलेजेस अपना गवर्नेंस खुद करते थे। वहाँ पे उर और सभा, उर जो कॉमन विलेजेस की असेंबली होती थी और सभा जो ब्राह्मण्स विलेज की असेंबली होती थी। उरु मुरु इंस्क्रिप्शन उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं कुंदा वोलई सिस्टम के बारे में। मतलब कुंदा वोलई सिस्टम जो एक लॉटरी फॉर इलेक्शन, मतलब एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता था जिसमें चिट्स लिखी जाती थी। चिट्स पे जिसका नाम होता था वो इलेक्शन जीत जाता था। और हर चीज़ के लिए कमेटी होती थी, इरिगेशन के लिए, रोड्स के लिए, जस्टिस, टेम्पल, मतलब एकदम ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक मॉडल जो हमें 1000 साल पहले चल रहा था वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी चोलास बहुत एडवांस थे। उनकी ब्रॉन की जो मेटल फिगर है उनका वो एक मास्टरपीस है, जैसे कि नटराज। इरिगेशन इंजीनियरिंग जैसे कि टैंक्स, उनके कुएं कितने ज़्यादा हमें दिखाते हैं कि उस टाइम पे वो उनकी इरिगेशन की स्किल्स थी वो कितनी एडवांस थी। नेवल इंजीनियरिंग मतलब बड़े बड़े शिप्स हैं। डॉकयार्ड हमें नागापट्टनम में देखने को मिलते हैं। सेंट्रलाइज्ड लैंड सर्वे और वेट और उनके जो मेजर्स थे हमें बताते हैं कि उनका लैंड सर्वे भी उस वक्त तक काफ़ी डेवलप्ड था। टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे कि बृहदीश्वर टेम्पल जो एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अब देखते हैं चोला का कल्चरल कंट्रीब्यूशन। चोला का कल्चर साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं था, वो साउथ ईस्ट एशिया तक स्प्रेड हुआ था। कंबोडिया के अंगकोट वट और जावा के टेम्पल में चोला इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। टेम्पल एजुकेशन और फेस्टिवल का सेंटर बने रहते थे। भरतनाट्यम और कार्नेटिक म्यूजिक की रूट भी इसी समय टेम्पल ट्रेडिशन से निकली थी। और एक बड़ी बात, रिलीजियस प्लूरलिज्म मतलब शिवनिज्म भी था। वैष्णविज्म के साथ जैनिज्म और बुद्धिज्म भी कोएग्जिस्ट करते थे उस वक्त। ओके,
अब बात करते हैं उनकी लेगेसी की। बृहदेश्वर टेम्पल और गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल आज यूनेस्को वर्ल्ड साइट का एक हिस्सा है। ठीक है, उनका सेल्फ गवर्नमेंट मॉडल आज की डेमोक्रेसी के लिए एक इंस्पिरेशन है और उन्होंने लेटर एम्पायर जैसे कि विजयनगरा को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और उन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस छोड़े हैं जो कि एक रिच हिस्टोरिकल सोर्स है। इस आज के वीडियो में हमने चोला एम्पायर को कंप्लीट कर दिया है और आने वाली वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर की और भी चीज़ों को कवर करेंगे और भी डायनेस्टीज़ को कवर करेंगे और भी PYQs को देख के समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।